नमस्कार। आज हम देखते हैं मुद्रा के विकास के बारे में। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों से बचने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया था और समय समय पर ये अलग अलग वस्तुएं मुद्रा के रूप में काम आती रही। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली के समय पशु, चाय, चीनी, नमक, ये सारी चीज़ें काम आती थी, कपड़ा। लेकिन इसके बाद कीमती धातुओं ने इसका स्थान लिया और ये भी कुछ समय तक हमारे प्रचलन में रहा, लेकिन इसके बाद पत्र मुद्रा ने इसका मुद्रा का स्थान ले लिया। तो अभी तक जो मुद्राएं हमारे यहाँ प्रचलन में रही उनकी बात हम करें वस्तु विनिमय प्रणाली को छोड़कर, तो सबसे पहले हमारे यहाँ प्रचलन में आई थी धातु मुद्रा। धातु मुद्रा का प्रारंभ हमारे यहाँ सबसे पहले हुआ। प्रारंभ में सिक्कों पर अंकित मूल्य उनके धातु मूल्य के बराबर हुआ करता था, जिससे काफ़ी धातु की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन बाद में सिक्कों में धातुओं का अंश धीरे धीरे घटता गया। सिक्के चलाने वाली संस्था के विश्वास के आधार पर ये सिक्के व्यवहार में चलने लगे। बाद में इन धातु मुद्रा का स्थान पत्र मुद्रा ने ले लिया। फिर आई हमारी पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा के पीछे शुरू से 100% स्वर्ण कोष रखे जाते थे, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर पत्र मुद्रा को बदलने के लिए किया जा सकता था। तब स्वर्णमान हमारे यहाँ पर प्रचलन में था। बाद में ये महसूस किया जाने लगा कि पत्र मुद्रा के पीछे आंशिक रूप से कोष रखना भी पर्याप्त होगा, जैसे 10% या 20%। और यानी 100 रुपये का नोट अगर हम निकाल रहे हैं तो उसके पीछे 10 रुपये के बराबर स्वर्ण कोष रखा जाएगा। तो धीरे धीरे ये कोष विधि, आंशिक कोष विधि भी हमारे यहाँ पर प्रचलन में आई। लेकिन बाद में उस समय तक हमारे यहाँ पर पत्र मुद्रा को पूरी तरह से जब पूरा कोष रखा जाता था नोट निर्गमन में, तो उस समय पूरी तरह से परिवर्तनशीलता पत्र मुद्रा की धातु में थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे धातुओं का अंश कम होता चला गया, वैसे वैसे पत्र मुद्रा की स्वर्ण में परिवर्तनशीलता को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया और अपरिवर्तनशील करेंसी सरकार के विश्वास पर आधारित करेंसी बन गई। उसका जन्म हुआ और इसे हमने फेट करेंसी कहा। तो आज का कागज़ी नोट जो है वो इसीलिए मूल्यवान होता है क्योंकि ये सामान्य रूप से स्वीकार किया जा सकता है और इसका विनिमय के माध्यम के रूप में होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो है वो ये है कि इसका अनियंत्रित विस्तार, पत्र मुद्रा का अनियंत्रित विस्तार हमारे मुद्रास्फीति को जन्म देता है। तीसरी तरह की मुद्रा हमारे यहाँ फिर प्रचलन में आई, वो है जमा मुद्रा। आजकल व्यापारिक बैंक उस जमा मुद्रा का ही सृजन करते हैं और ये सृजन कैसे होता है ये अपन आगे बाद में देखेंगे। लेकिन चेक स्वयं मुद्रा नहीं होते हैं और ना ही ये मुद्रा का स्थानापन्न होते हैं। बैंक अपने ग्राहक को ऋण देते हैं जिसका उपयोग वह चेक के द्वारा भुगतान करने में कर सकता है। चेक द्वारा मुद्रा राशि एक खाते से निकालकर दूसरे खाते में जमा कर दी जाती है, इसलिए बैंक जमा मुद्रा होती है, ना कि चेक मुद्रा। चेक भी प्राय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वाहक चेक और दूसरा होता है आज्ञा चेक। वाहक चेक वो चेक होते हैं जिसे कोई भी व्यक्ति बैंक के काउंटर पर ले जा कर के कैश करवा सकता है। आज्ञा चेक का रुपया उस व्यक्ति को मिलता है जिसका नाम चेक पर लिखा रहता है, अथवा उससे आज्ञा प्राप्त करके तीसरे व्यक्ति को मिल सकता है। आज्ञा चेक पर अगर 2 आड़ी लाइनें डाल दी जाएं तो वो हमारा अकाउंट पे ही चेक हो जाता है और उसके बीच में हम एंड को लिख दें तो ये हमारे अकाउंट पे ही चेक के में होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये रेखांकित चेक का पैसा
आज्ञा प्राप्त व्यक्ति के खाते में जमा होता है, उसे कैश नहीं मिलता है। फिर अवधि जमाएँ, बैंक हमारे अधिक मात्रा में जमा मुद्रा उत्पन्न करते हैं। जमा मुद्राओं जमाएँ दो प्रकार की होती है, एक होती है मांग जमा और दूसरी होती है अवधि जमा। तो अवधि जमा किसी एक निश्चित अवधि के बाद वापस ले ली जाती है और मांग जमा जिसे बैंक ग्राहक के मांगने पर वापस करता है। तो अवधि जमाएँ मुद्रा के समीप मानी जाती हैं, अतः मुद्रा में सिक्के, पत्र मुद्रा और मांग मुद्राओं को शामिल किया जाता है। अब हम देखें मुद्रा की प्रकृति कि मुद्रा की प्रकृति के संबंध में खास ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक साधन है, साध्य नहीं है। मुद्रा का अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता। मुद्रा में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की शक्ति होती है। लोग मुद्रा को जुटाने में इसीलिए लगे रहते हैं कि वे अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने की शक्ति प्राप्त कर सकें। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक अर्थव्यवस्था के संचालन में मुद्रा का केंद्रीय स्थान होता है। मुद्रा की पूर्ति के आर्थिक जीवन पर व्यापक रूप से असर उससे पड़ते हैं। और ये भी कहना ज़रूरी है, जैसा कि कीन्स ने भी बाद में कहा था कि कीन्स और उनके बाद की विचारधारा में मुद्रा को आर्थिक क्रिया का निर्धारक तत्व माना गया है। प्रोफेसर रॉबर्टसन ने इसके बारे में कहा, मुद्रा जो मानव के लिए कई वरदान का स्रोत है, वह नियंत्रण के अभाव में संकट व भ्रम का कारण बनती है। अब हम देखें मुद्रा का वर्गीकरण। मुद्रा का वर्गीकरण कई तरह से किया गया है। पहला वर्गीकरण किया गया मुद्रा की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, जिसे कीन्स ने किया और दो भागों में इन्होंने मुद्रा को बांटा। पहली है वास्तविक मुद्रा। वास्तविक मुद्रा देश में प्रचलित वो मुद्रा होती है जिसमें लेन देन संपन्न किए जाते हैं और क्रय शक्ति का संग्रह भी किया जाता है। भारत में 1 रुपया और 50 पैसे दोनों वास्तविक मुद्रा में शामिल किए जाते हैं। हालांकि 50 पैसे के सिक्के भी अब हमारे यहाँ धीरे धीरे चलन से बाहर हो गए, लेकिन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे अभी बंद नहीं किया है। उससे नीचे के मूल्य के सिक्के जैसे 1 पैसा, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, ये हमारे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया। हिसाब की मुद्रा। हिसाब की मुद्रा वो मुद्रा होती है जिसमें देश के खाते या हिसाब किताब रखे जाते हैं। भारतीय रुपया हिसाब या लेखे की मुद्राएं। अमेरिका में डॉलर, रूस में रूबल, जापान में येन, ये सब वहाँ की हिसाब की मुद्राएं। प्रायः हिसाब की मुद्रा और लेन देन की मुद्रा एक ही होती है। वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा एक होती है, लेकिन कभी कभी ये अलग भी हो सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुद्रास्फीति के कारण जर्मनी में वास्तविक मुद्रा तो जर्मनी की मार्क थी, लेकिन हिसाब की मुद्रा फ्रांस का फ्रैंक या अमेरिकी डॉलर था। दूसरी तरह की मुद्रा होती है जो वर्गीकरण किया गया है, वो कानूनी मान्यता के आधार पर किया गया वर्गीकरण है, जिसमें 2 तरह से हमने मुद्रा को हम बांट सकते हैं। एक है वैध मुद्रा और दूसरा है ऐच्छिक मुद्रा। वैध मुद्रा कानूनी रूप से मान्य होती है। इसको भी हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक है सीमित वैध मुद्रा। ये सीमित मात्रा में वैध होती है। जैसे हमारे यहाँ पर 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे के सिक्के 25 रुपये तक कानूनी रूप से लिए जा सकते हैं। हालांकि अब ये सब बंद हो गए, केवल 50 पैसे ही हमारे यहाँ चलन में है। दूसरा है असीमित वैध मुद्रा। ये वो मुद्रा है जिसे असीमित मात्रा में लेने के लिए किसी को भी बाध्य किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति आज 50,000 रुपये, 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए को नोट के फॉर्म में लेने से मना नहीं कर सकता है। तीसरा है फिर ये तो हमने बात की वैध मुद्रा की। इसी में कानूनी मान्यता के आधार पर दूसरा जो रूप है वो है ऐच्छिक मुद्रा का।
ऐच्छिक मुद्रा को स्वीकार करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। इसे लेने के लिए हम किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते हैं। चेक, हुंडी, विनिमय बिल, ये सब हमारी ऐच्छिक मुद्रा में आते हैं। अब वस्तु विनिमय के आधार पर वस्तु के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। वस्तु के आधार पर हम मुद्रा का वर्गीकरण 2 भागों में कर सकते हैं। एक है धात्विक मुद्रा और दूसरा है पत्र मुद्रा। धात्विक मुद्रा के भी 2 भेद होते हैं, जिसमें पहला है मानक मुद्रा और दूसरा है प्रतीक मुद्रा। प्रमाणिक या मानक मुद्रा देश की प्रधान मुद्रा होती है और इसमें सिक्के सोने या चांदी में होते हैं। प्रमाणिक मुद्रा विनिमय के माध्यम और लेखे की इकाई दोनों होती है। मानक सिक्के पर अंकित मूल्य इसके धातु मूल्य के समान होता है। इसका सिक्के के रूप में बाज़ार में जो मूल्य होता है वही गलाकर धातु के रूप में बेचने पर भी आता है। मानक मुद्रा हमारी असीमित वैध मुद्रा होती है। दूसरा है इसमें सांकेतिक या प्रतीक मुद्रा। ये छोटे भुगतानों के काम में आती है। ये प्रमाणिक मुद्रा की सहायक होती है। इसमें सिक्के तांबे या निकेल आदि के होते हैं। सांकेतिक या प्रतीक मुद्रा की स्वतंत्र और निःशुल्क ढलाई नहीं होती है। इस पर अंकित मूल्य इसके वास्तविक मूल्य से अधिक होता है। ये सीमित वैध मुद्रा होती है। भारतीय रुपया देश की प्रधान मुद्रा है और ये असीमित वैध मुद्रा है, लेकिन इसका वास्तविक मूल्य कम और अंकित मूल्य अधिक होता है और रुपए की ढलाई स्वतंत्र नहीं होती है। इसलिए इसे प्रमाणिक संकेतिक सिक्का या संकेतिक मुद्रा कहा जाता है। दूसरी प्रकार का, ये तो धातु मुद्रा की बात की, दूसरा प्रकार इसका है पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा के 3 भेद किए जा सकते हैं, जिसमें पहला है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा में पत्र मुद्रा के पीछे पूर्णतया सोने या चांदी के कोष रखे जाते हैं। इस व्यवस्था से मुद्रास्फीति का भय नहीं होता है और धातु के सिक्के चलाने की आवश्यकता भी नहीं होती है, लेकिन ये बहुत महंगी पद्धति होती है और इसमें धातु की बचत नहीं होती है। ये बेलोचदार होती है और मुद्रा की पूर्ति बहुत आसानी से ज़रूरत पड़ने पर नहीं बढ़ाई जा सकती है। फिर है दूसरा भेद इसका है परिवर्तनीय पत्र मुद्रा। ये धारक के इच्छा अनुसार मानक सिक्कों में परिवर्तनशील होती है। इसमें धातु के कोष पत्र मुद्रा की कुल राशि के बराबर नहीं रखे जाते, क्योंकि ये माना जाता है कि सभी धारक पत्र मुद्रा को धातु में नहीं बदलेंगे, लेकिन जो व्यक्ति धातु में इसे बदलना चाहता है उसे उस मूल्य के बराबर की धातु दे दी जाती है। इसके 2 भाग होते हैं। एक पहले भाग में धातु रूप में सोना, चांदी और मानक सिक्के रखे जाते हैं और प्रत्येक अंश में प्राय सरकार की प्रतिभूतियाँ रखी जाती हैं। इससे कीमती धातु की बचत होती है। ये लोचदार होती है, जनता में विश्वास भी उत्पन्न करती है, लेकिन इसमें अधिक पत्र मुद्रा निकलने का भय हमेशा रहता है, यानी मुद्रास्फीति की स्थिति इसमें हो सकती है। तीसरा प्रकार पत्र मुद्रा का है वो है परिवर्तनीय पत्र मुद्रा। इसमें मौद्रिक अधिकारी पत्र मुद्रा को धातु सिक्के या धातु में बदलने की कोई गारंटी नहीं देते हैं। ये सरकार के विश्वास पर चलती है। इसमें धातु की बचत होती है। ये लोचदार होती है। आवश्यकता अनुसार मुद्रा की पूर्ति को इसमें बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसमें मुद्रास्फीति का भय हमेशा बना रहता है। भारत में अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा प्रचलन में है। 1 रुपये के नोट को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है और इसके आगे के सारे नोट को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया चलाती है और उसका रिज़र्व बैंक के गवर्नर का एक वायदा उसके ऊपर लिखा रहता है कि मैं धारक को इस पर अंकित राशि का मूल्य देने का वचन देता हूँ, लेकिन इसमें उस राशि का दूसरा नोट वो देने की बात करते हैं, उस मूल्य का धातु देने की बात नहीं करते।
सिक्के और करेंसी नोट आदेश आश्रित मुद्रा कहलाते हैं, क्योंकि ये सरकार के आदेश के आधार पर मुद्रा का काम करते हैं। ये कानूनी वैध मुद्रा होते हैं। इस तरह के भुगतानों में इनको स्वीकार करना होता है। इसके विपरीत बैंक की मांग जमाएँ विश्वासाश्रित मुद्राएं होती हैं, यानी ये विश्वास पर आधारित मुद्राएं होती हैं, क्योंकि ये सरकार के विश्वास के आधार पर ही स्वीकार की जाती हैं। ये कानूनी दृष्टि से वैध नहीं होती है। कोई व्यक्ति चेक लेने से इनकार कर सकता है और नकद भुगतान की मांग कर सकता है, क्योंकि चेक के भुगतान की हमेशा गारंटी नहीं होती है। इस प्रकार आदेश आश्रित मुद्रा कानूनी वैध मुद्रा होती है, जबकि विश्वास आश्रित मुद्रा कानूनी वैध मुद्रा नहीं होती है। अब हम देखें तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। कल अपन दूसरा चैप्टर देखेंगे।